आपका एक बार फिर से स्वागत है जीनियस फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स क्लासेस में। जैसा कि हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर स्टडी कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने वर्क ऑलरेडी खत्म कर लिया था और हमने ये भी देखा था कि जब वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स के लिए हम काम करते हैं, यानी कांस्टेंट फोर्स के लिए काम करते हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है। और साथ साथ हमने ये भी देखा कि वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स का जो हम फॉर्मूला डिराइव किए थे वो क्या था, है ना। एक में हमने कैलकुलस मेथड यूज किया था और एक में हमने डायरेक्ट मेथड यूज कर लिया था, बिकॉज वहां पे फोर्स जो था वो आपका कांस्टेंट था। लेकिन जहां पे फोर्स वेरिएबल होता है हम वहां पे कैलकुलस टेक्निक यूज करके हम वहां पे उसको सॉल्व करते हैं। खैर, तो वर्क का हमारा जो क्या बोलते हैं सिलेबस था वो खत्म हो गया है। उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी हम करेंगे, है ना। वो मैं अलग से वीडियोस क्रिएट कर दूंगा। लेकिन अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा है एनर्जी, देन हम फिर पावर देखेंगे। एनर्जी में भी हमें क्या पढ़ना है भाई, तो एनर्जी का डेफिनेशन आपने ऑलरेडी क्लास 9th में स्टडी कर ही लिया था और वहां पे आपको पता था कि एनर्जी क्या होता है। एनर्जी स्केलर है कि वेक्टर है। हाँ, डायमेंशनल फॉर्मूला आपने क्लास 9 में वहां पे नहीं पढ़ा था। साथ साथ हमें ये भी पढ़ना है कि एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स क्या क्या हैं और पर्टिकुलरली हमें उसमें मैकेनिकल एनर्जी देखना है और एनर्जी के बहुत सारे यूनिट्स भी होते हैं। जब मैं मैकेनिकल एनर्जी की बात करूं तो आप समझिए कि मैं यांत्रिक ऊर्जा की बात कर रहा हूं, जो कि होता है आपका काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। फिर हम काइनेटिक एनर्जी में क्या देखने वाले हैं कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है हाफ mv², ये फॉर्मूला हम कैसे डिराइव करते हैं विद द हेल्प ऑफ टू मेथड्स। एक तो कैलकुलस मेथड है और एक सिंपल मेथड है। फिर उसके बाद हम देखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम बाय कांस्टेंट फोर्स एंड बाय अ वेरिएबल फोर्स। दोनों केस में जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो सेम बन जाता है। उसके बाद हम चलेंगे पोटेंशियल एनर्जी में और फिर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फिर कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। हम बहुत सारी चीजों की चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल जो अभी हमारा टॉपिक है वो है एनर्जी। और एनर्जी क्या होता है, तो यहां पे आप लोगों को पता है एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज इट्स कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क, यानी कि हमारे अंदर कितनी एबिलिटी है, हमारे अंदर कितनी कैपेसिटी है वर्क करने की। तो ये जो वर्क करने की एबिलिटी या कैपेसिटी होती है इसी को हम क्या कहते हैं, एनर्जी। अगर आपको कोई काम दिया जाता है तो उस काम को आप कैसे करते हैं, है ना, कितना कर पाते हैं काम को। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी मम्मी आपको 2-4 दिन तक खाना पीना नहीं देती है तो आप वहां पे फिर मम्मी खाना पीना तो दे ही नहीं रही है, प्लस आपको बोलती है जाओ बेटा मार्केट जाके ये ले आओ वो ले आओ, तो आप बोलेंगे मम्मी मेरे पास एनर्जी नहीं है इसलिए मैं कोई काम नहीं कर सकता, अगर मुझसे काम करवाना है तो मुझे खाना दो। और वहां पे जब तक आपको भोजन नहीं मिलेगा तब तक आपके अंदर वो एनर्जी नहीं आएगी और आप कोई भी काम नहीं कर सकते। तो कुल मिला के काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। तो इसलिए एनर्जी का डेफिनेशन क्या है, एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज इट्स कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क। ओके, वर्क की तरह ही, चूंकि एनर्जी है तभी वर्क होगा, तो वर्क की तरह ही एनर्जी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है वो एनर्जी जो है उसका वर्क की तरह ही जो डायमेंशनल फार्मूला है ml²t-2, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है। साथ साथ एनर्जी को हम जो मेजर करते हैं तो वर्क का जो हमारा यूनिट है उसी यूनिट में हम इसको भी मेजर करते हैं, यानी कि जो इसका एसआई यूनिट है वो आपका है जूल और जो इसका सीजीएस यूनिट है वो आपका है यहाँ अर्ग, है ना। तो ये बहुत ज्यादा लेंदी नहीं होने जा रहा है, लेंदी होना नहीं है इसको, बहुत ही इजी सा टॉपिक है ये। उसके बाद एनर्जी हैज सेवरल फॉर्म्स, एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो हम डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, हम सिर्फ उसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण कर सकते हैं। एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed, it can only be transformed from one form to another form। तो यहाँ पे जो हमारे पास एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स हैं वो क्या क्या है, तो आंसर है मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा। फिर से मैकेनिकल एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा, दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद साउंड एनर्जी यानी कि ध्वनि ऊर्जा, हीट एनर्जी उष्ण ऊर्जा, है ना, उष्ण, यहाँ पे उसको उष्मीय ऊर्जा भी कह सकते हैं, उष्ण ऊर्जा भी ठीक है। और उसके बाद केमिकल एनर्जी रासायनिक ऊर्जा, एटॉमिक एनर्जी यानी कि परमाणु ऊर्जा, देन हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी नाभिकीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा, मैग्नेटिक एनर्जी यानी कि चुंबकीय ऊर्जा और सोलर एनर्जी सबको पता है सौर ऊर्जा। ठीक है, तो ये हमारे डिफरेंट फॉर्म्स हैं एनर्जी के। उसके बाद कुछ हमारे पास एनर्जी के और भी यूनिट्स हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है, कभी कभी एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। जैसे
यूनिट की बात कर रहे हैं, एनर्जी का यूनिट क्या है और दूसरा यूनिट सिंबल क्या है उसका, और उसका एसआई में जो वैल्यू है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पहला यूनिट जो हमने यहाँ पे लिया है वो है अर्ग, है ना, अर्ग। आप जानते हैं सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो ये जो आपका सीजीएस यूनिट है ये है अर्ग। इसका सिंबल भी यही है यार जी। वैल्यू एसआई में इसकी कितनी होती है 10⁻⁻⁷ जूल, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपने, जूल और अर्ग का रिलेशन 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। तो 1 अर्ग कितना हो जाएगा 10⁻⁻⁷ जूल, 10⁻⁷ जूल। दूसरा यूनिट जो इसका है वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका सिंबल क्या है ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसका एसआई में जो वैल्यू है वो कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। थर्ड यूनिट क्या है हमारा कैलोरी। कैलोरी का सिंबल क्या है CAL और इसका जो एसआई में वैल्यू है वो कितना है 4.186 जूल। और देन हमारे पास है लास्ट किलोवाट आवर, है ना। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जो है वो किलोवाट आवर होती है, जो आपके घर में बिजली बिल आता है 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। वो एक्चुअली जो यूनिट होता है ना 1 यूनिट, वो 1 किलोवाट आवर की हम बात करते हैं। जब हम 2 यूनिट की बात कर रहे हैं तो वो 2 किलोवाट आवर होता है। तो किलोवाट आवर क्या है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, और यहां पे इसका जो सिंबल है वो क्या है kWh, और इसकी जो वैल्यू है एसआई वो कितनी है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। कभी कभी ये एग्जाम में आता भी है, पूछता भी है कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू हाउ मच जूल। तो वहां पे आपको लिखना पड़ेगा 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो ये तो हो गई एनर्जी की बात, लेकिन यहां पे हमें एनर्जी में जो मेनली पढ़ना है वो है मैकेनिकल एनर्जी। हम मैकेनिकल एनर्जी की चर्चा करेंगे। साथ साथ मैकेनिकल एनर्जी आपको पता है इसके हमने 2 भाग कर लिए, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो हम काइनेटिक एनर्जी को विस्तार में पढ़ेंगे, उसका डेरिवेशन करेंगे, देन हम चलेंगे पोटेंशियल एनर्जी में। तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं मैकेनिकल एनर्जी की और फिर उसके बाद काइनेटिक एनर्जी की। ओके, तो देन सबसे पहले इसको रब कर ले। तो हमारा अगला टॉपिक है मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा क्या है, मैकेनिकल एनर्जी क्या है, तो इसका डेफिनेशन यहां पे है। द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय मैकेनिकल मींस इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल मींस कहने का यहां पे ये मतलब है कि किसी वस्तु में उसकी गति या स्थिति के कारण जो ऊर्जा विद्यमान होती है उसे हम कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, यानी कि दो ही केस है, या तो बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन या फिर बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। यानी कि गति के कारण जो ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा कहलाती है काइनेटिक एनर्जी, और स्थिति के कारण जो वहां पे ऊर्जा होती है वो कहलाती है स्थितिज ऊर्जा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों का जो सम है ये आपको देता है मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा को हम लिखते हैं यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पे इट हैज 2 फॉर्म्स। पहला हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी और दूसरा हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का जैसा कि मैंने आपसे कहा कि किसी भी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा विद्यमान होती है वो होती है गतिज ऊर्जा। दैट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। और किसी भी वस्तु में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो उसकी गति के कारण होती है, इसलिए मैंने यहां पे लिखा है दैट इज द अमाउंट ऑफ वर्क दैट अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू बिफोर कमिंग टू रेस्ट इज कॉल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। यानी विराम में आने से पहले अपनी गति के कारण उसके पास जो एनर्जी है वो कहलाती है उसकी गतिज ऊर्जा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी। अगर इसका हम कुछ उदाहरण देखें, कुछ एग्जांपल्स देखें, तो पहला एग्जांपल जो मैंने लिखा, अ मूविंग हैमर ड्राइव्स अ नेल इनटू द वुड। यानी कि अगर आपके पास हथौड़ा है, हथौड़ा को अगर आप एक कांटी को अगर आप किसी वुड में अगर आप ठोकना चाहते हैं, उसको उस वुड के अंदर डालना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, आपको हैमर को मूव कराना पड़ेगा। और हैमर मूव करता है यानी कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। कहां से आती है, तो हमने दिया है हमारा जो मस्कुलर एनर्जी है वो वहां कन्वर्ट हो जाता है काइनेटिक एनर्जी में, और फाइनली जो नेल है वो ड्राइव हो जाता है किसके अंदर, लकड़ी के अंदर। दूसरा, अ फास्ट मूविंग स्टोन कैन ब्रेक अ विंडो पैन। आपको पता है कि जो ग्लास की खिड़कियां होती है वहां पे अगर हम एक जोर से एक पत्थर को हिट करें तो वो विंडो पैन जो है वो टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा, तो आंसर है उस पत्थर की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी के कारण। तीसरा क्या है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर इज यूज्ड टू रन विंड मिल्स। तो आपने देखा है विंड मिल्स होते हैं, है ना, जहां पे मिनिमम हवा की जो रफ्तार है वो 15 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। तो वहां पे हमने विंड मिल्स देखे हैं, और वहां पे काइनेटिक एनर्जी जो होता है हवा, उस हवा के कारण ही वो विंड मिल्स वहां पे क्या होता है, घूमता है, और घूमने के कारण फिर फाइनली हमारा जनरेटर मूव करता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी वहां पे प्रोड्यूस किया जाता है। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा 9th क्लास में। और साथ साथ
तो चौथा एग्जांपल हमारा है कि अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन कैन पियर्स अ टारगेट ड्यू टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। अगर आप एक बुलेट को गन से फायर करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी के कारण जो टारगेट होता है ना उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं या फिर वो टारगेट के अंदर वो इन कर जाता है, घुस जाता है। जैसे किसी ने बंदूक मारी मुझे, वैसे मारा कोई नहीं है, मार भी नहीं सकता है, इसलिए मार भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है। तो किसी ने अगर मुझे हिट किया बंदूक से, वो गन से बुलेट निकला, बुलेट कहाँ जाएगा? तो आंसर है पियर्स, मेरे अंदर वो पियर्स करके अंदर वो घुस जाएगा। या फिर वो टारगेट को क्या कर सकता है, अगर मैं एक कांच का टुकड़ा रख दूं, कांच का बोतल रख दूं और मैं यहां से बंदूक से उसको हिट करूं तो वो जो टारगेट है उसके टुकड़े टुकड़े भी हो सकते हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट, जो कि उसे कहां से मिला? तो आंसर है गन से। गन के अंदर क्या होता है ये आप लोगों को पता है, मजल स्पीड आपने सुना है, तो वहां से ये आता है। खैर, ये हमारा था काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा क्या है इसके बारे में। और गतिज ऊर्जा जो है किसका फॉर्म है? तो आंसर है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी के दो फॉर्म है, यांत्रिक ऊर्जा के दो फॉर्म से, एक काइनेटिक और दूसरा पोटेंशियल, यानी कि एक गतिज और एक स्थितिज। तो चलिए अब हम ये गतिज ऊर्जा जो है ना इसका डेरिवेशन करते हैं। इसका फॉर्मूला आप सबको पता है, आपने ऑलरेडी पढ़ा है। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है हाफ mv²। लेकिन ये हाफ mv² आता कहां से ये जानना बड़ा जरूरी है। तो सबसे पहले हम इसको रब करते हैं और फिर हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन। डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा का जो हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने वाले हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जैसा कि आप जानते हैं कि इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv²। लेकिन हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे ये हमको देखना है। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और उसको अगर हम मोशन में लाना चाहते हैं तो उसको मोशन में लाने के लिए जितना हमको वर्क डन करना पड़ेगा वही वर्क डन उस बॉडी में एज ए काइनेटिक एनर्जी अपीयर करेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर वो रुका हुआ है ना, तो वो न तो वो गति में है, न तो वो मोशन में है, और विराम में भी है। तो कहां पे है? तो मान लीजिए कि वो रोड पे है, रुका हुआ है, हमारी बाइक ही रुकी हुई है, ठीक है। तो वहां पे मोशन नहीं होने के कारण उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी उसके पास हो, यानी वो गति में आ जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो है वहां पे उस पर काम करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, और जो हम वर्क डन करेंगे वही अपीयर होगा एज अ काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पे हमने वही किया है। तो यहां पे क्या लिखा हमने? The kinetic energy of a body can be calculated by calculating the amount of work required to bring the body into motion, है ना, from the state of rest। यानी विराम की स्थिति से किसी भी बॉडी, किसी भी वस्तु को गति में लाने के लिए हम जो काम करते हैं वही अपीयर होता है उसमें एज अ काइनेटिक एनर्जी। तो यहां हमने क्या क्या माना है? ये हमारे पास एक बॉडी है जिसका फिलहाल इनिशियल वेलोसिटी u कितना है? 0 है। इस पे एक्चुअली हमने क्या किया है इसको? तो आंसर है ये विराम की स्थिति में है, हमने इस पे फोर्स लगाया है ना। जैसे ही हम इस पे फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा? ये डिस्टेंस मूव करेगा। कितना डिस्टेंस मूव किया? s डिस्टेंस मूव करके ये पहुंच गया यहाँ पे। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस यहाँ पे s है। ये जो वेलोसिटी इसका है, जब हम इस पे फोर्स लगाते हैं तो इसकी वेलोसिटी बदल जाएगी, क्योंकि ये अब रेस्ट से मोशन में आ चुका है। तो इसकी वेलोसिटी अब v हो गई है, यानी u था पहले, बाद में v हो गया। u इनिशियल वेलोसिटी कितना था वहां पे? 0। ओके, साथ साथ चूंकि हमने यहाँ पे फोर्स लगाया है, एक बल लगाया है, तो बल लेने से आपको पता है F = ma होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा। हमने क्या क्या लिखा है? लेट m क्या है? मास ऑफ द बॉडी। u हमारा 0 है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। a क्या है हमारा? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। आपने पढ़ा है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the applied force, and the change in momentum takes place in the direction of applied force, and also the acceleration produced in the body is in the direction of applied force। तो जो भी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा वो अप्लाइड फोर्स की तरफ ही होने वाला है। साथ साथ v हमारा क्या है? फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, और s क्या है? डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हम कैसे अपना काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हमें वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा। वर्क का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है? तो यहां पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है।
तो यहाँ पे हम इंक्लाइन प्लेन की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करेंगे। तो सिंस हमारे पास क्या है, सिंस हम लोग जानते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है काइनेमेटिक्स इक्वेशन में। यहां पे आप देख सकते हैं u तो हमारा जीरो है, सिंस u इज इक्वल टू जीरो, सिंस u इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे v स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू 2as हो जाएगा। तो यहाँ पे v स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है 2as, है ना, v स्क्वायर की वैल्यू 2as। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे a की वैल्यू हो जाएगी v स्क्वायर अपॉन 2s, ये a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब हम क्या लिखेंगे कि सिंस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, सिंस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, आर इन सेम डायरेक्शन, देयरफॉर वर्क यहां पे कितना हो जाएगा, आंसर है F इंटू एस, और F का फॉर्मूला है ma और इंटू s। तो ये m हो गया, a की वैल्यू कितनी है हमने यहां पे निकाल लिया ऑलरेडी, v स्क्वायर अपॉन 2s इंटू s, s कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, तो आंसर है हाफ mv स्क्वायर, है ना। तो ये जो वर्क डन है, दिस वर्क डन appears, this work done appears या appears as a kinetic energy, as a kinetic energy। क्यों, क्योंकि इसी वर्क के कारण ही यहां पे ये मोशन में आया है, इसलिए यही वर्क जो होगा वो स्टोर होगा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है हाफ mv स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। फिर से देखिए आप, ये कहां से आया, आंसर है बाय इक्वेशन ऑफ मोशन, या फिर काइनेमेटिक्स इक्वेशन भी आप लिख सकते हैं। तो यहां पे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जो कि यहां पे जीरो है, तो अगर मैं u जीरो रख दूं तो v स्क्वायर की वैल्यू 2as आ जाएगी, तो a कितना हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन 2s। और चूंकि ये बल और ये जो विस्थापन है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो जो वर्क का फॉर्मूला बनेगा वो होगा Fs, और F इज इक्वल टू क्या होता है, एक सरल रेखीय गति के लिए F होता है ma, तो ये ma इंटू s, a की वैल्यू हमने डाल दी, s कैंसिल हो गया, हाफ mv स्क्वायर। तो ये जो हाफ mv स्क्वायर वर्क डन आया है, यही वर्क अपीयर करेगा एज अ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारा बन गया हाफ mv स्क्वायर। तो ये था काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन, लेकिन ये हमारा पहला मेथड था। अब हम एक दूसरे मेथड से भी इसको डिराइव कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं अपना दूसरा मेथड। चलिए फिर से एक बार हम देखते हैं अपना डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी बाय द अल्टरनेटिव मेथड, दैट इज कैलकुलस मेथड। यहाँ पे हमारे पास कैलकुलस का मेथड है जिससे हम काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा क्या है, लेट अस कंसीडर बॉडी ऑफ मास m इनिशियली एट रेस्ट। हमारे पास मान लेते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है, एक वस्तु है जो इनिशियली रेस्ट में है, और उसका जो द्रव्यमान है, उसका जो मास है वो कितना है, m है। अ फोर्स F applied on the body produces a small displacement ds in its own direction। हम एक बल लगाते हैं उस बॉडी पर, और वो बॉडी एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ds है ना, ds जो है वो ट्रेवल करता है खुद के डायरेक्शन में, और अगर वो खुद के डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, इसका मतलब F और ds के बीच का, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है थीटा, वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो फिर से हम हॉरिजॉन्टल वाला फॉर्मूला लगा देंगे अपना, दैट इज वर्क इज इक्वल टू Fs, F डॉट s, है ना। तो यहां पे जो फोर्स लगा है उसके कारण एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट आया है ds, तो यहां वर्क डन भी छोटा सा ही होने वाला है, क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट बड़ा कम है तो हमने वर्क तो बहुत ज्यादा किया नहीं है। अगर मैं बोलूं कि आपको एक टेबल को खिसकाना है, आप यहां से खिसकाइए और उसको मात्र 1 सेंटीमीटर से भी कम खिसकाइए, और उससे भी कम अगर मैं कहूं तो वहां पे वर्क डन आपका बड़ा छोटा होने वाला है, वर्क डन बड़ा नहीं होने वाला है। इसलिए हम यहां पे क्या लिखेंगे कि द स्मॉल वर्क डन, द स्मॉल वर्क डन, ये जो स्मॉल वर्क डन होने वाला है ये कितना हो जाएगा, dw, और dw कितना हो जाएगा, तो आंसर है F डॉट, यहां पे कितना है, ds, तो F डॉट ds लिखेंगे। और इसको आपको पता है इसको हम क्या लिखते हैं, तो आंसर इसको लिखते हैं F ds cos थीटा, लेकिन चूंकि डायरेक्शन क्या है दोनों का सेम है, तो थीटा यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा। और अगर थीटा 0 डिग्री
तो dw कितना हो जाएगा एफ डी एस cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो फाइनली ये आ जाता है एफ डी एस, यानी कि जो हमारा छोटा सा वर्क डन है वो है एफ डी एस, है ना। ये हो गया हमारा छोटा सा वर्क डन। और जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि जो हम वर्क करते हैं किसी भी बॉडी को मोशन में लाने के लिए रेस्ट से, वही वर्क डन अपीयर होता है एज अ काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पे हम फिर से लिखते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, है ना, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या जानते हैं हम लोग? तो हम लोग जानते हैं F इज इक्वल्स टू एम ए, है ना। तो m तो ठीक है, a को आप लिख सकते हैं dv बाई dt, ये आपको पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होता है आपका विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये होता है सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या होता है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये हमारा f हो गया। अब हम ये f की वैल्यू यहां पे डाल देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा dw इज इक्वल्स टू f कितना हो गया, f हो गया m dv बाई dt इंटू s है ना, सॉरी ds, तो यहां पे ये हो गया ds। अब इसको थोड़ा सा मैं आप यहां समझिएगा, m तो ठीक है, ये dv भी ठीक है, ये ds बाई dt को मैं एक साथ लिखता हूं, ds बाई dt, ये ds बाई dt क्या होता है? तो आंसर ये वेलोसिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होता है वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा m और ये तो वेलोसिटी बन जाएगा v dv, ठीक है, या क्यों ब्रैकेट में सिंस ds बाई dt इज इक्वल्स टू v, ठीक है। तो dw कितना आ गया हमारा mv dv, छोटा सा वर्क। लेकिन अगर हमें टोटल वर्क डन निकालना है उसको मोशन में लाने के लिए, यानी कि पहले जो उसकी वेलोसिटी थी वो 0 थी, बाद में वेलोसिटी v हो गई, तो देयरफॉर यहां पे हम लिखते हैं देयरफॉर टोटल वर्क डन क्या करना पड़ेगा? टोटल वर्क डन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट बोथ साइड, है ना। टोटल वर्क डन के लिए हम दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं। इधर क्या है dw, तो यहाँ पे dw का इंटीग्रेशन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे mv dv, ठीक है। तो यहाँ पे mv dv का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, इनिशियली वो रेस्ट में था, बाद में उसके बाद वेलोसिटी v आ गई। ओके, तो dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो dw का इंटीग्रेशन भी आपके पास ये w हो जाएगा। m तो कांस्टेंट है, मास ये बाहर निकल जाएगा, और ये आप जानते हैं यहां v की पावर 1 है, तो इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे तो क्या आएगा, v की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, यानी कि ये आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2, कहां से कहां तक, 0 से लेके v तक। तो ये जो w है ये कितना आ गया, m तो ठीक है, v के प्लेस पे हम रखेंगे एक बार v स्क्वायर माइनस और यहाँ पे 0 स्क्वायर बाई 2, तो ये फिर से आपका जो वर्क आ गया यहाँ पे v स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे m, यानी कि हाफ m v स्क्वायर, है ना। ये हमारा फिर से वापस से वही आ गया, और यही जो वर्क डन है, दिस वर्क डन appears as a kinetic energy of the body, as a kinetic energy of the body, therefore Ke is equals to Ke kinetic energy half mv square, ठीक है। तो ये था हमारा कैलकुलस मेथड जिससे हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव कर लिया। अब हम देखेंगे कि ये जो हमारा काइनेटिक एनर्जी है और जो हमने पढ़ा मोमेंटम, पहले ही ऑलरेडी मोमेंटम हमने पढ़ रखा है। क्या पढ़ा है मोमेंटम में? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, लेकिन कब? व्हेन द बॉडी इज इन मोशन। तो ये जो मोमेंटम है और ये जो काइनेटिक एनर्जी है, इसके बीच में क्या रिलेशन है, ये अब हम देखते हैं। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम? जैसा कि हमने पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv स्क्वायर, और मोमेंटम हम ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं, p इज इक्वल्स टू mv। तो यहां पे आप देख सकते हैं m तो कांस्टेंट है, किसी भी बॉडी का मास कांस्टेंट होता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी भी डिपेंड किस पे करता है, वेलोसिटी पे, और इवन मोमेंटम भी आपका डिपेंड करता है वेलोसिटी पे। कुल मिलाकर जितना अधिक वेलोसिटी होगा, वेग होगा, उतना ही अधिक उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगा और मोमेंटम भी होगा। लेकिन ये जो काइनेटिक एनर्जी है और ये जो मोमेंटम है, इसके बीच में क्या रिलेशन है? तो सिंस काइनेटिक एनर्जी के, इसको हम लिख रहे हैं शॉर्ट, हम सिर्फ सिंगल लेटर यूज कर रहे हैं,
आप के ई बहुत जगह लिखा हुआ देखिएगा, लेकिन हम सिंगल लेटर यूज कर रहे हैं फॉर कन्वीनियंस, ठीक है। तो के इज इक्वल्स टू यहाँ पे हमारे पास है हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, यहाँ पे एम स्क्वायर कर दूं, यानी एक एम से मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैं एक एम नीचे भी डाल देता हूं, कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर से वही बच जाएगा। तो यहाँ पे के की वैल्यू हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं एम वी का होल स्क्वायर अपॉन एम, यानी कि के की वैल्यू कितनी आ गई, एम वी स्क्वायर एम वी का होल स्क्वायर अपॉन 2m। और ये एम वी क्या होता है, तो एम वी जो होता है वो आपका होता है मोमेंटम, यानी कि के की वैल्यू आ गई पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो ये तो हो गया काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। अब हम P को लिखेंगे, यहाँ पे P को हमने यहाँ लिखा, K को लिखा हमने P के टर्म में, अब हम लोग P को लिखेंगे K के टर्म में। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2mk, तो P इज इक्वल्स टू रूट अंडर 2mk। तो एक ये हमने लिख लिया P को इन टर्म्स ऑफ K, और ये हमने लिखा था K को इन टर्म्स ऑफ P। ये हमने दोनों देख लिया। इससे न्यूमेरिकल्स भी बहुत सिंपल पूछे जाते हैं कि अगर वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, वेलोसिटी को हाफ कर दिया जाए, मास को वही रखा जाए, तो ऐसे करके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं इसमें। और ऐसे न्यूमेरिकल्स बहुत इजी होते हैं, आप चाहे उसको बना सकते हैं। और अगर दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपको इस तरह के न्यूमेरिकल्स करवा दूंगा। तो ये था रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि एनर्जी क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है, बहुत सारे और भी अदर यूनिट्स जो होते हैं एनर्जी के वो क्या होते हैं, एनर्जी जो होते हैं उसका क्या क्या फॉर्म होता है, और उसमें हमने पर्टिकुलरली हमने मैकेनिकल एनर्जी को पढ़ा। मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। फिर हमने काइनेटिक एनर्जी क्या होता है ये पढ़ा, साथ साथ हमने काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन भी किया दो मेथड से, और फिर हमने ये देखा कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो होगा वर्क एनर्जी थ्योरम। वहां भी दो केस बनता है, एक बाय ए कांस्टेंट फोर्स और एक बाय ए वेरिएबल फोर्स। ये हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।